प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कर्मों की गति अत्यंत विचित्र होती है। कर्म किसी को भी बिना भोगे छुटकारा नहीं देते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। ये कई बार अनेक कथाओं के माध्यम से आपने सुना होगा, पर आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे कि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। कर्जा भी यदि हम किसी से लेते हैं, उसको भी हमें चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। वो भी छूटता नहीं है, क्योंकि कर्म फिलोसॉफी ऐसी है। रायपुर नगर के अंदर सेठ हीरालाल रहते थे। सेठ हीरालाल, उनका एक ही काम था, ब्याज के साथ में पैसे देना। कई लोग उनके पास आते थे, जरूरतमंद, जिनको कि व्यापार करना होता है, किसी को अपने खेती के अंदर फसल उगाने के लिए कर्जा चाहिए होता है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए एजुकेशन के लिए उनको लोन लगने वाला होता है, तो सारे सेठ हीरालाल के पास ही आते थे। अब सेठ बड़ा वैसे दयालु था और अपने उसूलों का पक्का था। ये दो गुण उसके अंदर जबरदस्त विद्यमान थे। उसे फालतू बातें पसंद नहीं थी, दुखियों की सहायता भी करता था, पर सिद्धांतों के सीमा रेखा के अंदर रहकर ही सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ता था। कोई भी आओ उसके यहां पर कर्जा लेने के लिए, चाहे कितना भी कर्जा हो, वो देता था। पहली बात, वो जो है समय निर्धारित कर लेता था। आप कर्जा ले रहे हो, कब तक चुकाओगे? कुछ सीमा तो होनी चाहिए ना। और उसके पहले मान लो एक ने कहा कि मैं 10 साल के बाद चुका पाऊंगा, तो 10 साल तक उस आदमी को परेशान भी नहीं करता था, छेड़ता भी नहीं था कि भाई क्या हुआ, कैसा चल रहा है, मेरा कर्जा देने की स्थिति में है या नहीं है, कुछ नहीं। 10 साल यदि किसी ने बोल दिया तो 10 साल तक इसी तरह से हर एक व्यक्ति के साथ में उसका व्यवहार था। बीच में वो किसी से मांगने नहीं जाता था, ना ही अपने आदमियों को भेजता था। इस बात से सिर्फ रायपुर में ही नहीं, दूर दूर के लोग भी उसके पास कर्जा लेने को आते थे कि यार वो बड़ा उसूलों का आदमी है, परेशान भी नहीं करता है। और कई लोग अपने टाइम अनुसार, क्योंकि उसका स्वभाव जानते थे, वो बराबर कर्जा चुका देते थे ताकि दोबारा उनको मिल सके। सुदूर प्रांत में रहने वाले दो ठग, भोलू और रामू, इन्होंने जब उसकी तारीफ सुनी तो सोचा चलो हमारा काम ही ठगी करना है। आज तक हमने हजारों लोगों को चूना लगा दिया है, सेठ को चूना लगाने में हमको क्या टाइम लगेगा। देखते हैं ऐसा कुछ प्लानिंग करते, उससे हम कर्जा भी ले ले और वो हमको चुकाना ही ना पड़े। आराम की ऐश की जिंदगी जिएंगे। फिर क्यों किसी को धोखा देना, लूटना, ठगना, ये सब छोड़ देंगे अपन। पहुंच गए वहां पर। भोला और रामू जब वहां पे पहुंचे तो सेठ ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? कि सेठ, हमारे गांव के अंदर मेघ देवता की कृपा नहीं होने से बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, तो फसल आई ही नहीं, और लगता है इस बार अच्छी बारिश आएगी, तो हमें कर्जा चाहिए। बिना बीजों का बीजारोपण किए फसल कैसे लहलहाएगी? आप यदि हमें कर्जा दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
और जितना जल्दी हो सके हम चुका देंगे। सेठ ने कहा जितना जल्दी हो सके का मतलब उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ तो होना चाहिए। सेठ आप भी कैसी बात करते हो, हम जितना जल्दी हो सके चुका देंगे, यदि नहीं भी चुका पाए तो अगले जन्म में तो चुका ही देंगे। व्यंग के साथ में कुटिल हंसी हंसते हुए भोला ने यह बात कह दी। सेठ ने कहा ठीक है, अगले जन्म में फाइनल करो फिर। इन्होंने कहा ठीक है, अगले जन्म में दे देंगे, 2000 रुपए दे दीजिए आप हमें। सेठ ने मुनीम को कहा कि मुनीम जी इन दोनों को 2000 रुपए दे दो और बही खाते में लिख लो ये कर्जा ब्याज सहित अगले जन्म में चुकाने वाले हैं। लिख लिया। पर सेठ मुनीम कहने लगा पर कुछ नहीं, जितना बोला आपको आप उतना काम कीजिए। बेचारा मुनीम क्या बोलता, उसने लिख लिया, इनके दस्तखत आगे ले लिए, थंब लगवा लिया, 2000 रुपए दे दिए। रामू और भोला जब वहां से पैसे लेके निकलने लगे तो सोचने लगे, तो हम तो सोच रहे थे कि ये सेठ हमें कर्जा देगा या नहीं देगा, पर ये तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। अरे भला अगला जन्म किसने देखा है, ये तो पागल है। 2000 रुपए इतनी बड़ी रकम हमको दे दिया और कहा कि ठीक है अगले जन्म में दे देना। हमको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई मॉर्गेज नहीं, कुछ नहीं, हम कहां के ये तक पूछा नहीं। ये तो हमारी सोच से भी गया बीता निकला। चलो अपने को क्या मौज करेंगे। अब दोनों की दोनों बड़े खुश थे और निकल पड़े अपने गांव के लिए। रास्ते में रात हो गई थी तो एक दूसरे गांव में जब वे पहुंचे तो सोचा कि अभी आधी रात को सफर करना ठीक नहीं। एक झोपड़ी थी गांव के बाहर ही, किसान की। वो झोपड़ी का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और जब किसान ने दरवाजा खोला तो कहने लगे कि भाई साहब काफ़ी रात होने आई है और हम रात्रि विश्राम के लिए आपसे याचना करते, क्या कुछ सहयोग हो सकता है आपकी तरफ से। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अतिथि देवो भव। मैं आपके लिए 2 चारपाई बाहर लगा देता हूँ झोपड़ी के बाहर, आप आराम से सो जाइए और हाँ आपके लिए मैं खाने का प्रबंध भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने हमें रुकने की जगह दे दी वही बहुत है, हम आराम से यहाँ पे बाहर ही सोते हैं। दोनों चटेई बिछाकर उस चारपाई के ऊपर लेटे लेटे बातें कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि चलो आज तक हमने जिन लोगों को ठगा है अपनी विचक्षण बुद्धिमत्ता के कारण से ठगा है, पर ये सेठ तो पागल ही है, बिना कुछ किए हमको इतना सारा पैसा मिल गया। बतिया रहे थे, उन्हें नींद आ गई। करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अचानक रामू की आंख खुली और उसके कान खड़े हो गए। कुछ बातें उसको सुनाई देने लगी। उसने भोला को जगाकर उठाया और कहा कि भोला सुन, कुछ आवाजें आ रही हैं। उनके कान उस आवाज की दिशा में खड़े हो गए। झोपड़ी के पीछे से आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे उठकर झोपड़ी के बाजू में छुप गए तो 2 बैल आपस में बातें कर रहे थे, वो भी मनुष्यवाणी में। एक बैल ने कहा दूसरे बैल से कि बस दोस्त, मैं तो आज सूर्योदय के पहले का मेहमान हूं इस किसान का, बाद में मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरा कर्जा मिट गया। तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा? बोले मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने इस किसान से 200 रुपया उधार लिया था और वो नहीं चुका पाया, इसलिए मैं इसके घर पे बैल बनकर आया हूं और मैंने पूरी मेहनत से इसका ब्याज सहित
वो 200 रुपए का कर्जा चुका दिया है आज तक। अब कल सवेरे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा मुझे भी पता नहीं। तेरा और मेरा साथ इतना ही था दोस्त, बस अब तुम अपना ख्याल रखना। उसने कहा तेरे जैसी मेरी हालत है, तेरे से भी गई बीती है। ये दोनों ठग इनकी बातें सुन रहे थे कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारा तो कर्मों से छुटकारा मिल गया, ब्याज से भी छुटकारा मिल गया। तुमने जो कर्म बांधे थे कर्जे के, वो तुमने मेहनत करके काम करके इसके अंदर नौकरी करके एक तरह से जैसे आदमी लोग करते हैं वैसे हमने जी जान से मेहनत की है, हल चलाया है खेतों के अंदर, और आज तुमने वो कर्जा मिटा दिया तो तुम जा रहे हो, पर मेरा कर्जा अभी भी बाकी है। इस किसान ने मुझे भी कर्जा दिया था, वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके फेरना शुरू किया, पर अभी भी मेरा पूरा नहीं फिटा है। मैंने दूसरे से भी लेके रखा था और आज वो दूसरा आदमी आने वाला है, क्योंकि इस किसान ने उससे भी कर्जा लिया जिससे मैंने भी लिया था पिछली बार, और ये किसान उसका कर्जा अभी तक चुका नहीं पाया। तो वो दूसरा आदमी आएगा और सवेरे मुझे मार मार के लकड़ी से लेके जाएगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा लिया था और ये कर्जा चुका नहीं पाया, तो उसके पास अभी देने के लिए कुछ नहीं, तो वो मुझे ही लेके जाएगा। और मैंने भी पिछले जन्म में उससे भी कर्जा लिया था। अब इन चोरों की कान की खिड़कियां ही खुल गई, ये क्या बात हो रही है। खैर मैंने मेरे कर्म किए तो मैं तो भोगूंगा ही, पर मुझे तो हंसी जो किसान के यहां पर मेहमान आए रात को उनके ऊपर आ रही है, उनके ऊपर तरस आ रहा है। उनके क्या हाल होंगे, क्यों, क्या हुआ? अरे वे दोनों ठग है और उन्होंने आज तक हजारों लोगों को लूटा है, ठगा है, परेशान किया है, बद्दुआएं ली है। वो इस बार हीरालाल सेठ से, रायपुर के हीरालाल सेठ से 2000 रुपए का कर्जा ये कहकर लेके आए कि हम अगले जन्म में चुका देंगे, इस जन्म में नहीं चुकाया तो। और सेठ ने वैसे ही लिखा पढ़ी कर लिया, और सेठ असूलों का पक्का है, ये नहीं चुका पाएंगे तो इनको अगले जन्म में तो गधा बनना पड़ेगा, वहां पे गधा मजूरी करनी पड़ेगी। अब चोरों के पैरों के तले धरती खिसक गई। सोचने लगे अब क्या होगा कि दोस्त मैं तो सवेरे मर जाऊंगा, और तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें भी यहां से एक जिससे इसने कर्जा लिया वो मार मार के ले जाएगा, पर इनकी भी हालत क्या होगी, ये सोचकर अभी विश्वास होने लगा कि अब जिंदगी में कोई भी कर्म करेंगे तो हम अच्छे ही करेंगे, ताकि अच्छी योनि हमें प्राप्त हो, सत्कर्म करेंगे। और ये वापस चुपचाप आए, अपनी खटिया के ऊपर लेटने की कोशिश करने लगे, पर नींद कहाँ आती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था, किसान के उठने का भी समय हो गया था। किसान चारा वारा लेकर अपने बैलों को डालने लगा तो एक बैल तो धड़ाम से गिरा पड़ा मिला था। किसान ने देखा और रोने लग गया, क्योंकि एक बैल मर चुका था। सूर्योदय होने में थोड़ी सी ही देरी बाकी थी। वो रोने की आवाज सुनकर ये दोनों भागते हुए गए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरा बैल मर गया। अब इन्हें विश्वास हो गया कि जो रात को बातें कर रहे थे बैल दोनों सही बातें कर रहे थे। अब ये घबराने लगे, हमको तो अब गधा ही बनना पड़ेगा, चलो चुपचाप तैयारी करने लगे, अपना सामान समेटने लगे। इतने में वो दूसरा आदमी जिससे कि इस किसान ने कर्जा लिया था आके इससे झगड़ा करने लगा कि तुमने मेरा कर्जा अभी तक क्यों नहीं दिया, ऊपर से 2 साल हो गए, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। और वो दूसरा बैल अपनी लकड़ी से मारते मारते खोलकर अपने साथ ले जाने लगा। तो किसान कहने लगा कि मैं वैसे ही बहुत दुखी हूं, आज मेरा एक बैल मिल गया, देख लो तुम्हारे सामने पड़ा है अभी तक, तुम मेरे साथ में दया करो, जुर्म मत करो, मैं जल्दी तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। पर ये व्यक्ति माना नहीं और लकड़ी से मार मार कर इस दूसरे बैल को भी अपने साथ ले गया। ये सब देखकर इनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई।
ये सोचने लगे दोनों, रामू और भोला, कि अब फटाफट रायपुर चलो वापस और ये 2000 रुपये ब्याज सहित वापस दे दो उनको। अभी तो 2 ही दिन हुए, दूसरा ही दिन है, अपने को ये कर्जा नहीं चाहिए। कौन इसके घर पे गधा बन के आएंगे? उनकी तो अंतर आत्मा कचोटने लगी, पता नहीं हमने किन किन लोगों को लूटा है। परेशान हो गए, पहुंचे वहां पे, सेठ के पास आए। सेठ, रहम करो हमारे पर। भाई आप कौन हो? अरे सेठ, हम अभी तो आपसे 2 दिन पहले 2000 रुपया लेके गए। मुनीम ने कहा, हाँ ये वही है जो अगले जन्म में देंगे, कर्जा ब्याज से लिखा के गए थे। तो आप अभी क्यों आए? अभी मैं कुछ नहीं लेने वाला हूं, आप अगले जन्म में ही आइए। सेठ, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप आपका कर्जा जो दिया था इसी जन्म में ले लो, हम अगले जन्म में नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, तुमने लिखाया वैसा ही है, अब तुम जा सकते हो, किसी से भी पूछ लो, मैं अपने वचनों का पक्का हूं, अपने सिद्धांतों का पक्का हूं। तुमने जो वादा किया वही वादा निभाऊंगा, मैं भी इस बार नहीं लूंगा, अगले जन्म में ही लूंगा। अब ये परेशान हो गए। सेठ ने कहा, आप जा सकते हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इनको ये बात तो मालूम थी, सेठ बिल्कुल अपने असूलों के पक्के हैं। परेशान हो गए, अब क्या करें? सेठ का कर्जा तो अपने को नहीं चाहिए। वापस निकले अपने गांव की तरफ, उधेड़ बुन में कि अब क्या करना चाहिए अपने को, क्या उपाय है। आज तक हमने दुनिया को ठगने के लिए दुनिया भर के दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ा है, अब इस कर्जे को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। पर सेठ मानने वाला नहीं। ऐसे ही जा रहे थे जंगल में तो एक तपस्वी साधु मिल गए। उनके पास जाके उनके चरणों में अपना सारा जो कुछ घटना घटित हुई थी वो बता दी। साधु महात्मा ने कहा कि देखो, यहां से थोड़ी सी दूरी पर आगे जाओ, एक गांव मिलेगा, शायद उस गांव को देखकर, वहां के लोगों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ आइडिया आ जाए और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उन्होंने हिंट दे दिया और ये दोनों की दोनों ठग उस गांव की तरफ निकल पड़े। चलो, अपनी समस्या का समाधान हो सकता है। उस गांव में पहुंचे तो गांव के लोग घड़े बाल्टियां ले लेके 5-5 कोस दूर पानी की तलाश में जाते थे, क्योंकि उस गांव में पानी ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि इस गांव में पानी की समस्या है और उन्होंने प्लान तैयार किया। एक उन्होंने वहां पर एक कुआं खोदना शुरू किया। करीब करीब 6 महीने लग गए कुआं खोदते खोदते। दोनों ने कड़ी मेहनत से 2-4 लोगों को भी बुलाया काम के लिए और खुद भी लग गए। तगारी, फावड़ा सब लेके आए और मिट्टी निकाल निकाल के कुआं खोदने लगे। करीब 6 महीने के बाद कुएं को पानी लग गया और इतना मीठा पानी। गांव वालों को जब पता चला तो बड़े खुश हो गए, चलो हमारे गांव में कुआं हो गया है, अब हमें इधर उधर भागने की और जाने की 5-5 कोस दूर पानी लाने की कोई जरूरत ही नहीं। सभी अपने अपने घड़े बाल्टियां लेकर आने लगे। तो ये दोनों, भोले ने रामू से कहा कि रामू, लठ लेके खड़ा हो जाए, ये पानी किसी को पीने नहीं देंगे, हम किसी को निकालने नहीं देना है। ओके, खड़े हो गए। लोग पानी के लिए जब बाल्टी डालने लगे तो नहीं, तुम ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते भाई? तुमने इतना मेहनत के कुआं खोदा है, किसके लिए? ऐसा जुर्म मत करो, पानी पिलाना पुण्य का काम है। अरे भाई बराबर है, तुम सब बोल रहे हो सही है, पर ये कुआं हमारा नहीं है, ये कुआं तो रायपुर के हीरालाल जी का है। आप सब वहां जाओ, वो इजाजत देंगे तो ही हम कुएं में से पानी निकालने देंगे। क्योंकि पूरा का पूरा जो 2000 रुपया था और ऊपर से जो भी लगा, इन्होंने उस कुएं को खोदने में खर्चा कर दिया था। अब गांव वाले सोचने लगे तो इतनी मेहनत से तो अच्छा है रायपुर जाके आते हैं। सभी के सभी गांव वाले शिष्टमंडल करीब 20-25 लोग रायपुर पहुंच गए सेठ हीरालाल के पास। सेठ हीरालाल को कहने लगे, सेठ आप इजाजत दे दो आपके कुएं से हमें पानी पीने की। उसने कहा, मेरा कुआं?
मैंने तो कोई कुआं नहीं खोदा कि नहीं नहीं वो आपका ही कुआं है, वहां पे जो दो व्यक्ति हैं लठ लेके खड़े वो पानी नहीं भरने देते हमको। अरे ऐसे कैसे क्या नहीं भरने देते, मेरा कोई कुआं ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ चलो, आप देखो। और आपने यदि उनको कह दिया कि हाँ इनको पानी भरने दे तो ही वो भरने देंगे। मेरे आदमी, मेरे तो कोई आदमी भी नहीं है। मुनीम ने कहा सेठ जी चलो देखो तो सही क्या माजरा क्या है। जब ये सारे के सारे लोग आपका ही नाम ले रहे कि आपका कुआं है तो आपका ही होगा। पर मुनीम जी तुम भी जानते हो मैंने तो कोई कुआं बनवाया ही नहीं है, क्योंकि बनवाऊंगा अभी तो तुम्हें ही तो कहूंगा। मुनीम ने कहा बात तो सही, पर जाके देखने में हर्ज क्या है। सेठ मुनीम को लेकर उस गांव में पहुंचे तो दोनों लठ लेकर ये दिखे तो सेठ भी पहचान गए। अभी तुमने यहाँ पे क्या खेल खेला है और क्यों तुम मेरे नाम ले रहे हो यहाँ पे? मेरा कुआं कब है, मैंने कब कुआं खुदवाया तुमसे? तुमने क्या चाल चली मुझे नहीं मालूम, मेरा तो नहीं है ये। सेठ जी ये कुआं आपका ही है, पर मैंने तुमको कुआं खोदने के लिए पैसे कब दिए? पर सेठ ये तो तुम्हारे ही पैसे से कुआं खोदा है, ये भी बात आप भूलो मत। आपने कर्जा लेने से मना कर दिया, वापस ब्याज सहित, तो इसमें 2000 और ब्याज सहित जितना भी हमको ऊपर का लगा है वो ब्याज पकड़ लो। पर ये कुएं में से हम एक बूंद भी पानी अब किसी को नहीं देंगे तब तक आप नहीं मानोगे कि हाँ ये मेरा ही कुआं है। मैं क्यों मानूं, मेरा कुआं ही नहीं है। तुम तो मुझे अगले जन्म में देने वाले हो, ये तुम्हारा ही है। ये हमारा नहीं है, आपके पैसों का कुआं है। और हाँ सेठ सुन लो, यदि आपने कर्जा नहीं मिटाया हमारा तो इसमें से एक बूंद भी पानी हम गांव वालों को नहीं देंगे, और गांव वाले तड़प तड़प के मर गए तो उसका पाप के भागीदार भी आप बनोगे, क्योंकि ये पैसा आपका लगाया हुआ है इसमें। अब सेठ थोड़ा सा पूछाया और गांव वालों को इन्होंने दोनों ठगों ने कह दिया कि सेठ जिस समय बोलेंगे हाँ ये मेरा कुआं है तुम पानी भर सकते हो, तुमको पानी आराम से मिलेगा, क्योंकि ये पैसा सेठ का ही है। उन्होंने उस तरह से उनसे बात किया। अब गांव वाले भी सेठ के पैर पकड़ने लगे, सेठ रहम करो, हम सब प्यासे मर जाएंगे, दया करो। सेठ ने सोचा कि इन दोनों ठगों ने तो मेरा नियम, मेरे असूल ही तोड़वा दिए। आखिर सेठ को मानना पड़ा कि हाँ ये कुआं मेरा है और इनको पानी पीने की इजाजत दी जाए। पूरे गांव वाले खुश हो गए। पर सेठ ने कहा तुमने ये आखिर किया क्यों, कैसे किया और क्यों किया? तुम तो मुझे अगले जन्म में देने वाले थे, फिर तुमने इतनी जल्दी मेरा कर्जा क्यों फेर दिया? अब इन दोनों ठगों ने सेठ और मुनीम को एक तरफ ले जाकर वो सारी बैलों की घटना सुना दी। सेठ और मुनीम भी सुन के एकदम से ये हो गए। सेठ ने मुनीम को कहा मुनीम जी तुम बोल रहे थे ना ये कैसे क्या देंगे, अगला जन्म किसने देखा, अभी तो हम कुछ इनके ऊपर दावा भी नहीं कर सकते, ये कागज पत्तर पे जो अंगूठा और साइन किया है इसका क्या प्रूफ, इन्होंने कुछ मॉर्गेज नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा और आपने इनके ऊपर विश्वास कर लिया। देखा कर्म फल भोगे बिना किसी को भी छुटकारा नहीं है। इस जन्म में नहीं हम भोग पाए तो अगले जन्म में तो हमको ब्याज सही तो चुकाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अच्छे और बुरे कर्म करते हुए बहुत सोच समझकर करने की कोशिश करो। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी ब्याज सहित अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म हमने किए दोस्तों उसका छुटकारा कभी नहीं हो सकता, वो भोगना ही पड़ेगा। बैल की तरह या गधे बनकर या कुत्ता बनकर हमें अपना फर्ज मनुष्य जन्म पाकर क्या करना चाहिए, यदि ये नसीहत हमने सीख ली तो दोस्तों हम बुरे कर्म करते हुए 10 बार सोचेंगे और वो कर्म नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।